अब आते हैं हमारे 6 अंकीय प्रश्न पे, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा गया, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो मांग को प्रभावित करने वाला सबसे पहला तत्व है वस्तु की कीमत। ठीक है, तो वस्तु की कीमत जो है इसको प्रभावित करती है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। उसके बाद में जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो भी आपकी मांग प्रभावित होगी। यदि स्त्रियों की संख्या ज्यादा होगी तो क्रीम पाउडर चूड़ियों की मांग बढ़ेगी। यदि जनसंख्या में वृद्धों की ज्यादा संख्या बढ़ती है, व्रत ज्यादा रहते हैं, उम्र से मतलब उनकी उम्र लंबी रहती है, तो उनको छड़ी, ऐनक, नकली दांत वगैरह की अधिक मांग होती है। तो ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि वस्तुओं की मांग किस परिवर्तन पर डिपेंड करती है। तो जनसंख्या परिवर्तन पर इस तरह से डिपेंड करती है। इसके बाद जो है आप बोल सकते हैं तीसरा जो है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन अगर हो जाए तब भी जो है ये आपकी बिल्कुल क्या होगी, प्रभावित होगी। जलवायु और मौसम में परिवर्तन हो जाए, गर्मी ज्यादा पड़े, बर्फीला मौसम हो जाए, सर्दी ज्यादा लगे, तो उस समय भी आपको कभी कभी जो है, आप सर्दी में है तो आप जो है जो ऊनी वस्त्र जो है ज्यादा पहनते हैं और जो है कोयले का उपयोग करते हैं। ठीक है, सर्दी में जो है चाय ज्यादा पीते हैं, तो वही सारी चीजें जो है इसमें शामिल की जाती हैं। इसके अलावा क्या है, तो धन के वितरण में परिवर्तन अगर हो जाए, यानी कि मान लो कि जैसे जैसे पैसे हमारी सैलरी बढ़ गई, ठीक है, और सैलरी कम हो गई या फिर बढ़ गई, तो उस समय भी हम क्या, बढ़ेगी तो हम कुछ ना कुछ चीजें खरीद लेंगे। अरे यार फ्रिज खराब हो गया, बहुत दिनों से अटक अटक के चल रहा है, चल फ्रिज नया ले लेते हैं, पैसे इस बार सैलरी बढ़ गई है। तो ये धन के वितरण में भी हमारा जो है इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तब भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। अगर वस्तु अगर कम सप्लाई करें तो कीमत बढ़ जाएगी, और वस्तु बहुत ज्यादा सप्लाई करे तो कीमत घट जाएगी, जो कि एमसीक्यू में हमने देखा। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी घटेगी तब भी जो है आपका इस पे इफेक्ट पड़ेगा। सरकार की अगर कोई नीति आ जाती है, टैक्स वगैरह नया लग जाता है, तो भी जो है इसको प्रभावित करती है। तो ये सारे के सारे चीजें हैं, जिसमें से 5 से 6 चीजें लिखनी है, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें आपसे 6 नंबर का फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है? तो आपको 3 चीजें पूछी गई, कुल स्थिर लागत पूछा गया है, कुल परिवर्ती लागत पूछा गया और कुल लागत पूछा गया है। ठीक है, तो कुल स्थिर लागत क्या होता है? कुल स्थिर वो लागत होता है जो आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, आपको देना ही देना है। जैसे कि आपको भवन का किराया देना पड़ता है, जो भी आपने मशीन में लागत लगाई है वो आपका फिक्स हो गया। और जो भी मैनेजर हैं आपके, जो स्थायी सेवा वाले हैं, जिनको आपने परमानेंट रखा हुआ है, उनको आप कंपनी चलाओ चाहे ना चलाओ, आपको इनको देना होगा। तो यही होता है कुल स्थिर लागत। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे दिया, और यहाँ पे हमें इसको डेफिनेशन से लिखना है। 2-2 नंबर के हम इसने पार्ट बांटे हैं, कि एक पार्ट 2 नंबर का, दूसरा पार्ट 2 नंबर का, तीसरा पार्ट 2 नंबर का। तो नंबरों को भी ध्यान रखना है, और जो आपके क्वेश्चन पूछे गए सटीक सटीक आंसर देना है। इस तरह से कुल परिवर्तनशील लागत क्या होता है? तो जैसे परिवर्तनशील लागत जो है ये चेंज होता रहता है। अगर आपकी प्रोडक्शन में रेट बढ़ती है, यानी कि आप उत्पादन ज्यादा करते हैं, तो ये परिवर्तनशील लागत भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा माल बनाने के लिए ज्यादा कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ठीक है, ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ज्यादा बिजली खर्च होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके परिवर्तनशील लागत है। तो इसके एग्जाम्पल हम दे देंगे, तो यहां से भी हमारा आंसर कंप्लीट होता है। और कुल लागत जो अंतिम में हम बता देंगे, कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितने कुल व्यय करने पड़ते हैं, चाहे वो मशीन में लगाए, चाहे वो भवन में लगाए, चाहे वो स्टाफ के वेतन में लगाए, या फिर मजदूरों के वेतन में लगाए, विद्युत खर्च में लगाए, सारे का जोड़ जो है वो कुल लागत बताती है। और यह जो है कुल लागत का फॉर्मूला हम कह देंगे कि स्थिर लागत प्लस में परिवर्तनशील या परिवर्ती लागत को जोड़ जो है कुल लागत बताता है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो एस वाली लाइन है जो सीधी आप देख रहे हैं, टीएफसी, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि ये जो है आपका परिवर्तनशील लागत नहीं है। ध्यान रखना क्या है, ये स्थिर लागत है, तो ये फिक्स रहता है, चाहे आपकी कंपनी में कुछ बने या ना बने। ठीक है, और बाकी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो है अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो ये बढ़ा, और घटा तो फिर घटा, और बढ़ा तो बढ़ा, इस तरह से घटता बढ़ता रहता है। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों का योग होता है, टीएफसी का और टीवीसी का। तो हमने लिख दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका मूल्य जो है टोटल कॉस्ट कहलाता है। तो ये हमने कर्व से बताया कि ये कर्व जो है आपका ये बताता है, दूसरा कर्व आपको ये बताता है, और तीसरा कर्व जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है सीधा रहता है। और यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है ताकि ये ग्राफ समझ में आ जाए। ये ग्राफ बना दिया ना, तो आप समझ लो कि एग्जामिनर तो इतना खुश हो जाता है कि देखो, अर्थशास्त्र जो भी आपके डायग्रामेट्रिकल सब्जेक्ट है, अगर उनको आप बनाते हो, उसमें डायग्राम बनाते हो, तो एग्जामिनर ऑटोमेटिकली आपको नंबर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये सारी चीजें। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य जो है संतुलन कीमत से अधिक हो जाए? तो संतुलन कीमत से अधिक होगी तो इस स्थिति में जो है बाजार मांग बाजार पूर्ति से कम होगी, यानी कि अधिपूर्ति जन्म ले लेती है। और यह जो अधिपूर्ति विक्रेताओं में क्या करती है, विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ा देती है। और
प्रतिस्पर्धा के कारण जो है विक्रेता कम कीमत लेने को जो है तैयार हो जाते हैं। विक्रेता जो है वो कम कीमत लेने को तैयार हो जाते हैं और कीमत कम होने से मांग विस्तृत हो जाती है और पूर्ति जो है संकुचित हो जाती है। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि संतुलन कीमत तक वापिस ये नहीं पहुंच जाता। तो इसमें 4 चीजें हम बता देंगे। संतुलित कीमत से अधिक हो तो, और संतुलित कीमत से कम हो तो क्या होगा। तो संतुलित कीमत से अगर कम हो तो इस स्थिति में बाजार पूर्ति से अधिक होती है और अधिक मांग जो है जन्म ले लेती है। यहाँ जो है अधिक मांग जो है क्रेता जो खरीदने वाले हैं उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ा देती है और इस प्रतिस्पर्धा के कारण क्रेता जो है अधिक कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। और जो है ये तब तक चलता रहता है जब तक कि संतुलन बिंदु पर जो है वापस ना पहुंच जाए या जब तक ये संतुलित ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से कार्य है। तो वर्जित कार्य भी, मुख्य कार्य भी पूछता है। तो वर्जित कार्य जो है आपको बता देना है। सबसे पहला जो है इसका क्या करता है, जमा पर ब्याज ना देना, ये वर्जित कार्य है इसका। नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। दूसरा है व्यापार में भाग ना लेना, ये भी इसका वर्जित कार्य है। साथ ही साथ अंशों को क्रय ना करना, ये भी इसका वर्जित कार्य है। और अचल संपत्तियों क्रय पर रोक लगाना, ये भी इसका वर्जित कार्य है। और साथ ही साथ बिना प्रतिभूति के ऋण नहीं दे सकता, ये भी इसका वर्जित कार्य है। तो सारे के सारे ये वर्जित कार्य हमने लिख दिए। इतने ही इसके वर्जित कार्य होते हैं, 6 अंक आपको यहाँ से मिल जाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो बजट को परिभाषित करना है। और बजट कितने प्रकार के होते हैं सभी को पता है। बजट 3 प्रकार के होते हैं। और बजट क्या होता है, एक वित्त वर्ष में जो है सरकार की अनुमानित आय और व्यय का जो है लेखा जोखा होता है, जो कि हम क्या मानते हैं, अप्रैल से 31 मार्च तक मानते हैं। और बजट जो है क्या करता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिए। आर्थिक बजट जो है, बजट आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है, संतुलित क्षेत्रीय विकास करता है, ठीक है, आय और संपत्ति का पुनः वितरण करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। ये पॉइंट नंबर 4 आपको इसको कर देना है कि ये 4 नंबर पॉइंट है। ठीक है, और साथ ही साथ रोजगार का सृजन करता है और सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध में जो है अत्यधिक सहायक होता है। तो बजट के ये जो है मूलभूत जो है विशेषताएं हैं, ध्यान रखना कि विशेषता पूछे तो इनको हमें फिर डिस्क्राइब कर देना है। इन सभी पॉइंटों को डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारे को फिर से 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर 6 नंबर में आता है तो ये बजट जो है, इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं, बजट क्यों बनाया जाता है, तो ये सभी रीजंस की वजह से बजट बनाया जाता है। तो इसमें 6 पॉइंट हमने लिखे हैं। और बजट जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित, और दूसरा जो है अधिशेष, और चौथा जो है घाटे का बजट। और पहला संतुलित क्योंकि हमारे को सारा डिटेल में बताना है, 6 नंबर हमको लेने हैं। तो यहाँ पर जो है पहला हो जाएगा संतुलित बजट। संतुलित बजट में क्या होता है, सरकारी आय और जो है सरकारी व्यय जो है आपस में बराबर होते हैं। तो पहला हम इसको इस डायग्राम से शो कर देंगे और डेफिनेशन भी लिख देंगे कि इसमें जो है बजट जो है कैसा होता है, जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। संतुलित बजट जो है ये आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके कारण ना तो संकुचनकारी शक्तियां और ना ही विस्तारवादी शक्तियां काम कर पाती हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बचत का बजट या फिर अतिरेक बजट। ठीक है, सरप्लस बजट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अतिरेक बजट वह है जिसमें सरकार की अनुमानित आय जो है अनुमानित व्यय से अधिक होती है, यानी कि सरकार की अनुमानित आय जो है वो अधिक होती है और सरकार का जो खर्चा होता है वो कम होता है इसमें। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसमें कम खर्चा होता है और सरकार की आय जो है अधिक होती है, तो अतिरेक बजट कहलाता है। घाटे का बजट क्या होता है, तो घाटे के बजट में जो है सरकार की अनुमानित आय कम हो जाती है और सरकार का जो है व्यय यानी कि खर्च जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो वो घाटे की बजट कहलाती है। तो इस तरह से हमने इनको लिखा, तीनों के 2-2 नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला जिस तरह से मैंने लिखा है टेबल में आप बना देना, ऊपर वाली चीजें बजट को बता देना, सब कुछ आपको मिला करके 6 नंबर यहाँ से मिल जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया है भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। तो सरकार ने मूलभूत कुछ आवश्यक कदम उठाए जिसमें 5-6 कदम हैं। जिसमें पहला है आयात निर्यात संतुलन बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रयत्न किया है। ठीक है, दूसरा जो है उन्होंने प्रयत्न किया है पौंड पावने का प्रयोग किया है, जो कि अब खत्म सा हो गया है, लेकिन इसका भी प्रयोग किया गया है। विदेशी प्रतिभूतियों का प्रयोग भी किया गया है और साथ ही साथ जो है विदेशी ऋण और सहायता का भी प्रयोग किया गया है और अदृश्य निर्यात और साथ ही साथ रुपए का अवमूल्यन भी किया गया है। तो ये 6 पॉइंट जो आप लिखोगे 6 नंबर यहाँ से मिल जाने हैं।